हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा अतिथि देवो भव, एकांकी, अध्ययन से पूर्व। ये कौन है बेटा? ये हमारे रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर से हमारे घर आए हैं। इन्हें अतिथि भी कहते हैं। आओ हमारे साथ मिलकर इनका अभिवादन करो। बेटा, हमारे भारत देश में अतिथियों का सम्मान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। एकांकी का मूल तत्व आत्मत्याग की भावना पाषाण और वज्र हृदय को भी मोम सा कोमल बना देती है। पहला दृश्य, अरावली का सुनसान वन। एक छोटी सी सरिता कल कल करती हुई बह रही है। सरिता यानी नदी। सरिता के तट पर दो बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक का नाम सुंदर और दूसरे का नाम चंपा है। बच्चों, तट का जो अर्थ होता है वह है किनारा। सुंदर: क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना? चंपा: हाँ भाई। सुंदर: तो फिर हम दोनों को आधा पेट खाकर ही प्रतिदिन क्यों सो जाना पड़ता है? तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती थी कि राजाओं के पुत्र बड़े राजभवनों में रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा खाना भी मिला करता है। चंपा उदास होकर: किंतु हम दोनों उन राजाओं की संतान के समान सुंदर नहीं हैं। हमारे और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। चंपा: हाँ, राजा की संतान है, किंतु उस राजा की संतान है जिसने अपने देश के गौरव के लिए वनों को अपना राजभवन और फल फूलों को अपना आहार बनाया है। सुंदर: तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहन। चंपा: अभी तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकोगे सुंदर। जब कुछ सयाने हो जाओगे तब अपने आप समझ जाओगे, यानी बड़े हो जाओगे तो। सुंदर: तुम्हारी इस बात को इस समय मैं समझना भी नहीं चाहता बहन। मैं तो इस समय भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तुम जानती हो, कल मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिला था। अब नहीं रहा जाता बहन। चलो नदी का 2 घूंट जल पीकर ही भूख शांत करें। चंपा: नहीं सुंदर, आतुर ना हो, यानी बेचैन ना हो, जल्दबाजी मत करो। आज मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। सुंदर: भरपेट रोटियां खिलाओगी? किंतु रोटियां आएंगी कहाँ से? प्रतिदिन एक ही टुकड़ा रोटी तो हम लोगों के हिस्से में आता है। कहीं तुमने अपने हिस्से की रोटियां तो नहीं बचा रखी हैं? चंपा: ये जानकर क्या करोगे सुंदर? तुम्हें केवल रोटियां खाने से मतलब है। मैं उन्हें चाहे जहां से भी लाऊं। सुंदर: किंतु मैं अकेले उन रोटियों को नहीं खाऊंगा बहन। अच्छा चलो, हम दोनों एक साथ बैठकर बांटकर खाना खाते हैं। चंपा: अभी जरा ठहरो। सुंदर: देखो, मेरे फूलों की माला तैयार हो गई, पहले मैं तुम्हारे गले में डाल दूं। चंपा फूलों की माला गूंथकर सुंदर के गले में डालती है। सुंदर सहसा चीख पड़ता है और माला तोड़कर भूमि पर फेंक देता है। चंपा आश्चर्य से देखती है। फूलों में एक मधुमक्खी छिपी थी। सुंदर रोने लगता है। चंपा उसे रोटी का लालच दिलाकर झोपड़ी की ओर ले जाती है। दूसरा दृश्य, स्थान वन के मध्य महाराणा प्रताप की झोपड़ी। उनके द्वार पर एक अतिथि आया है। झोपड़ी के द्वार पर बहुत बड़ा शिलाखंड पड़ा है, यानी मूर्ति पड़ी है। महाराणा प्रताप उदास होकर उसी पर लेटे हुए हैं, यानी दुखी होकर। महारानी गुणवती पास ही बैठकर उनके उदास चेहरे की ओर देख रही हैं। महाराणा प्रताप: अफसोस, आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। गुणवती: किंतु चिंता करने से क्या फायदा? जब विपत्ति के मार्ग पर पैर रखा है तो कठिनाइयां तो झेलनी ही पड़ेंगी। महाराणा प्रताप: मैं भूखा रह जाऊंगा। मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर जान दे दें और तुम भूख प्यास की ज्वाला में जलकर सदा के लिए मुझसे अलग हो जाओगी। मुझे स्वीकार है, किंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरी झोपड़ी में आया हुआ अतिथि भूखा सो जाए। गुणवती: किंतु झोपड़ी में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। महाराणा प्रताप: कुछ भी हो, अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। गुणवती: तो चलिए हम लोग वन से फल फूल चुनकर लाएं और अतिथि को भोजन कराएं। महाराणा प्रताप और गुणवती दोनों वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। सहसा सुंदर को छाती से चिपकाए हुए चंपा का प्रवेश। चंपा: पिताजी, आप व्याकुल न हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी। महाराणा प्रताप आश्चर्य से: अतिथि को तुम भोजन कराओगी? चंपा: हाँ, मैं भोजन कराऊंगी। 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर सुंदर के लिए रख छोड़ी हैं। सुंदर सो गया है, इसलिए अब यह नहीं खा सकेगा।
चंपा दौड़कर झोपड़ी में जाती है और रोटियां लाकर केले के एक पत्ते पर अतिथि के सामने रख देती है। चंपा, लीजिए महाराज, हम गरीबों के पास रूखी सूखी रोटियों को छोड़कर आपको मिल ही क्या सकता है। अतिथि रोटियों का टुकड़ा खाकर, रोटियां सूखी है किंतु इनमें अमृत का स्वाद है बेटी, ऐसी मीठी रोटियां तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। चंपा, यह आपकी कृपा है महाराज। अतिथि, किंतु बेटी, क्या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों इतनी आपदाएं झेल रही हो। चंपा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ महाराज। स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियां उठाना महाराणा प्रताप की संतान अपना धर्म समझती है। अतिथि, किंतु वन में भूख प्यास की ज्वाला में जलकर तुम अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे कर सकती हो बेटी। चंपा, केवल अकबर के सामने अपना मस्तक न झुकाकर, इसी में आत्मा को सुख है, इसी में हृदय को संतोष है। आत्मा यानी आपके अंदर की जो आवाज होती है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर चंपा की ओर देखता है और रोटियों की प्रशंसा करके झोपड़ी की ओट में जाकर छिप जाता है। तीसरा दृश्य। स्थान झोपड़ी का द्वार। चंपा कई दिनों से भूखी है। अतिथि तृप्त होकर झोपड़ी के द्वार से गया है। चंपा फूली नहीं समाती, वह दौड़ती हुई झोपड़ी में प्रवेश करती है, किंतु द्वार पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। महाराणा प्रताप दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। महाराणा प्रताप, क्या अधिक चोट लगी है बेटी। चंपा, कुछ नहीं पिताजी, आप चिंता ना करें, केवल एक हल्की सी चोट है। महाराणा प्रताप, रक्त देखकर हल्की सी चोट है, किंतु तुम्हारा तो सिर फट गया है चंपा। ओह, अब यह नहीं देखा जाता अपने आप से। प्रताप, सचमुच तू बड़ा अभागा है, यानी कि जिसकी किस्मत खराब होती है। तेरे ही कारण तेरे बच्चों की आज यह दुर्गति हो रही है, यानी दुर्दशा। यदि तू अकबर की बात मानकर उससे संधि कर लेता तो आज अरावली के सुनसान वन में तुझे यह भयानक दृश्य न देखना पड़ता। चंपा, सचेत होकर, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अकबर से संधि कर लेंगे? क्या आप कष्टों से घबराकर अमर सुख को नष्ट कर देंगे? क्या आपने इसीलिए इतने दिनों तक वन के फल फूल खाकर अपने दिन बिताए? महाराणा प्रताप, आंखों में आंसू भरकर, तो फिर क्या करूं बेटी। चंपा, प्रतिज्ञा कीजिए पिताजी कि हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। प्रतिज्ञा यानी प्रण लीजिए। महाराणा प्रताप, अच्छा बेटी, प्रतिज्ञा करता हूं कि हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। चंपा, ठीक है, अब मेरी साधना सफल हुई। अच्छा, अब माता पिता दोनों को सदा के लिए प्रणाम। चंपा आंखें बंद कर लेती है। गुणवती जोर से रो उठती है। प्रताप की आंखों में भी जल भर आता है। तभी झोपड़ी में अतिथि का असली वेश में प्रवेश। अतिथि, महाराणा प्रताप, आप धन्य हैं। आपकी संतानों का आत्मत्याग पाषाण और वज्र हृदयों को भी मोम सा कोमल बना देने वाला है। आत्मत्याग यानी कि मर जाना और पाषाण यानी कि पत्थर। महाराणा प्रताप अतिथि की ओर देखकर, कौन? दिल्ली सम्राट अकबर? अकबर, आपकी अमृतमयी रोटियों को खाने वाला आपका अतिथि। बालिका चंपा के शव को देखकर अकबर की आंखों में भी जल भर आता है। ऐसा जल भर आता है कि वैसा पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगा। पर्दा गिरता है। बच्चों अब आ जाते हैं उच्चारण करें पर। गूंथ कर, तड़प तड़प कर, स्वीकार, विपत्तियां, तृप्त, आश्चर्यचकित, दुर्गति, आत्मत्याग। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।